और हम एक बार दोबारा स्पेसिफिकली पूछेंगे रिजवान सर आपसे कि कौन कौन एडमिशन यहाँ पे ले सकते, मतलब जो प्रीलिम्स लिखा हुआ बच्चा अप्लाई कर रहा है, जिसका प्रीलिम्स क्लियर है, उसको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर होता है। एंड रिजवान सर आप बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है जो आरसीए प्रोग्राम में बच्चे होते हैं, मतलब कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो अगर अप्लाई भी करना चाहे तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि कॉम्प्रीहेंशन से कैसे आप नियरली 60 मार्क्स ला सकते हो ओके बिना पैसेज पढ़े, 20 मिनट के अंदर बिना पैसेज पढ़े कॉम्प्रीहेंशन के बस क्वेश्चन। वेलकम रिजवान सर एंड देवेंद्र सर। थैंक यू। तो देवेंद्र सर आपसे पहले शुरू करते हैं। आप हमें अपने जामिया आरसीए के एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए। वरुण जी 2019 का समय था, तो प्रीलिम्स निकला था, तो उस वक्त क्या हुआ था, एक न्यूज़ काफ़ी चल रही थी कि रैंक 3 जुनैद सर उस वक्त आए थे और जामिया आरसीए से उनका वो था, जामिया आरसीए में थे, तो हुआ क्या था उस वक्त कहीं पे पढ़ लिया मैंने कि हाँ जामिया आरसीए के अंदर ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम देने आए, फिर इंटरव्यू वगैरह जो भी प्रोसेस होता है, तो ऐसे करके फिर मेंस के बाद जब मेंस ख़त्म हो गई थी 2019 की, उसके बाद जामिया आरसीए के अंदर दाखिला हुआ मेरा, और वहाँ से फिर मैंने 3 मेंस के अटैम्प्ट लिखे और 2 मैंने फॉरेस्ट लिखी, फॉरेस्ट में 2 सीएससी मेंस लिखे, और वहीं से मैंने असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्रैक किया था, और अभी तक की ये जर्नी रही है मेरी जामिया आरसीए से। ओके एंड रिजवान सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी जामिया में एंट्री कुछ इसी तरह से रही कि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया था, और जामिया आरसीए में एंट्री 2 टाइप से होती है। एक आपके यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और दूसरा अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए डायरेक्ट एंट्री देते हैं। ओके ओके। तो मैं उस एंट्री के थ्रू मैं जामिया आरसीए में आया, और यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरे सीट के सामने जो स्टूडेंट हैं वो एक कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, तो मेरा एक बहुत ही फैसिनेटिंग काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन रहा जामिया में। और फिर मैंने यहाँ से 18, 19 एंड 21 में मैंने मेंस लिखा। मैंने फॉरेस्ट का भी मेंस लिखा है, एंड स्टेट में कई बार इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन और अब हम जामिया यूपीएससी सोसाइटी के साथ हैं। ओके जी ओके। तो अभी आप जामिया यूपीएससी सोसाइटी के साथ बच्चों को मेंटर कर रहे हैं? जी 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 ओके। और हम एक बार दोबारा स्पेसिफिकली पूछेंगे रिजवान सर आपसे कि कौन कौन एडमिशन यहाँ पे ले सकता है? देखिए, जो जामिया आरसीए में स्पेशली जामिया आरसीए ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसके तहत आप एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज, ओके, आप अगर फीमेल हैं तो यू फ्रॉम एनी कैटेगरी, ओके, अगर अगर आप मेल हैं तो एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी। तो इनके लिए यहाँ पर ये रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है फैसिलिटी, और जिस पर आपको यहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है, और फिर आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर यहाँ आपको रहने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको 24 आवर्स लाइब्रेरी रहती है, आपका मेस चार्ज, आपका बाकी जो भी चार्जेस हैं, आपको टेस्ट अप्रोक्सीमेटली एक बच्चे का, जो बच्चा यहाँ पे आरसीए प्रोग्राम में होता है, मंथली क्या एक्सपेंस लगता होगा? देखिए 2500 रुपीज उनका मेस चार्ज होता है, और ऑन एंड अराउंड 1000 रुपीज मेंटेनेंस चार्ज है। तो 3500 टू 4000 के करीब आप मान लीजिए। अच्छा, ये उनके फिक्स चार्जेस हैं? ओके राइट। तो देवेंद्र सर आप बताइए कि प्रोसीजर क्या है इनके एंट्रेंस एग्जाम का, और कैसे पता लगता है कि एग्जाम अब हो रहा है, और क्या क्या कोई पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं कि किस तरह का पेपर होता है? होता क्या है कि एक यहाँ पे आपको जामिया आरसीए के अंदर एडमिशन लेना, उसके मल्टीपल चैनल्स हैं। पहला जो चैनल है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट चैनल है, वो है एंट्रेंस एग्जाम फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। सो एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, और जनरली उस एग्जाम की जो टाइमिंग रहती है वो करीब ऐसे रहती है कि जो प्रीलिम्स यूपीएससी होता है उसके 1 महीने के आसपास के अंतराल। ओके। तो वो एंट्रेंस देता है, उसमें क्या होता है कि एमसीक्यूज होते हैं और ऐसे होता है। तो बेसिकली मेंस में से अगर देखा जाए तो ऐसे आ जाता है, और प्रीलिम्स में देखा जाए तो एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसमें सीसैट के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तो हो गया एंट्रेंस आपका, ये 3 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश। कितने बच्चे ये एग्जाम देते होंगे? करीब देखा जाए तो 18,000 के आसपास एप्लीकेशन। अच्छा, और कितने बच्चों की एडमिशन होती है? 100 वैकेंसी, 100 तो 100 तो यूपीएससी जैसे प्रोसीजर है।
मतलब तो यहाँ पे मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो मोस्टली तो उन्हीं का चांस होता होगा जो पहले से तैयारी कर रहे थे। ऑफ कोर्स जब आप ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम लेंगे तो कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा। जी, जी, करोल जी। बाग का वो 3 अटेम्प्ट मेंस लिखा हुआ बच्चा वो मिलेगा। उसको एज होगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स वही पहुंचता है जो जिसके पास कुछ वो लेवल है। वो लेवल है। हाँ, तो ओके। मतलब बिगनर्स का होना इज वेरी डिफिकल्ट, Very मतलब इम्पॉसिबल। इसी वजह से ये है कि जामिया के आरसीए में जो बच्चे होते हैं प्रोग्राम में उसमें से परसेंटेज जो सिलेक्ट होते हैं वो भी काफी अच्छी परसेंटेज है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर होकर आ रहे हैं। फिल्ट्रेशन होकर आता है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा जो है कि इफ यू पास द प्रीलिम्स देन सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 15-20 के आसपास रिजर्व होती है उनके लिए। वो ऐसे नहीं कहूँगा मैं रिजर्व रहती है, बट ऑलमोस्ट इतना ही लिया जाता है। तो मतलब वो- जो प्रीलिम्स लिखा हुआ बच्चा अप्लाई कर रहा है, जिसका प्रीलिम्स क्लियर है, उसको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर होता ऐसा है। श्योर नहीं, क्योंकि एप्लीकेशंस आती है ज्यादा, तो उसको फिल्टर करने Chances, के लिए okay. मेंस का आंसर राइटिंग करवाया जाता है। Okay. 20 क्वेश्चन आंसर राइटिंग होगा आपका, ओके। फिर फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो दैट्स हाउ 15 से 20 के आसपास सेलेक्ट कर लिए जाते हैं उसमें से। Okay. और दूसरा मेंस आपका क्लियर हो गया, अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट। तो इंटरव्यू वाले जो है कुछ अप्लाई करेंगे तो जितनी सीट होगी हॉस्टल में अवेलेबल उस हिसाब से उनको इंटर्न कर लिया जाएगा। तो बेसिकली इधर यू क्वालिफाई द एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, और यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, और यू क्वालिफाई द मेंस। दैट्स हाउ यू कैन कम। ओके। एंड रिजवान सर, आप बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है जो आरसी प्रोग्राम में बच्चे होते हैं, मतलब कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो अगर अप्लाई भी करना चाहे तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि वो उन्हें वो मन करे कि हमें जामिया में जाना चाहिए, वेदर वहाँ का पेयर ग्रुप अच्छा है इस वजह से, या लाइब्रेरीज अच्छी हैं, या जो कोचिंग स्टाफ है, जो फैकल्टीज़ है वो अच्छी हैं, क्या रीजन है? देखिए, इस चीज़ को किसी एक रीज़न से मैं कहूँ तो वो इसके साथ नाइंसाफी होगी। जामिया आरसीए अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, और उस ब्रांड की जो वजह है वो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पीयर लर्निंग। ओके। आप यहाँ जो आपका हॉस्टल, लाइब्रेरी, मेस, ये एक ही कंपाउंड में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और आपका 24 आवर्स लाइब्रेरी, एंड यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, जो भी आपका यूपीएससी से रिलेटेड जो भी मैगजीन्स आपको चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। एंड इसके साथ जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है यहाँ की वो है यहाँ का पीयर लर्निंग। यहाँ इस तरह से ग्रुप्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली कि 5-10 लोगों के स्टूडेंट्स के जिसमें हो सकता है कि आपके सामने जो बैठे हों वो एक आईपीएस हो, एक आईआरएस हो। आप सिर्फ ऐसा है कि आप सिर्फ एक मेंस लिख कर आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके सामने एक आईपीएस बैठे हुए हैं और आप उनके साथ आंसर लिख रहे हैं। वो आपके आंसर्स को इवेलुएट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपकी ये कमी है। ये चीज यहाँ की सबसे बड़ी बेस्ट है, पॉजिटिव चीज है। जैसे कि मैं उनके साथ भी रहा हूँ जो रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 3। सो कई बार ऐसा होता है कि हमने उनको आंसर दिखाया, वो आईएएस होने से पहले ऑलरेडी वो आईआरएस थे। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं तो ये एक अपने अंदर से भी एक मोटिवेशन आता है जी, बिल्कुल। कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, या ये क्या कर रहे हैं जो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो दूसरी यहाँ की जो एक कहो बहुत अच्छी चीज है वो है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ओके। जामिया जो आपका जामिया आरसीए में इंटरनल मैकेनिज्म है कि आपको डेली 7 to 10 क्वेश्चंस डेली आपको लिखने हैं। ओके। 7 क्वेश्चन 1 आवर, 10 क्वेश्चन 1.5 आवर। उस तरह से मार्किंग टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 15 मार्कर या 10 मार्कर क्वेश्चन। जब आप इस प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप मेंस के टाइम तक पहुंचने से पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि अब आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन क्या आएगा। आप सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है यूपीएससी में कि आपको 3 घंटे आपको टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो बहुत अच्छे से स्टेमिना बिल्ड हो चुका होता है। स्टेमिना बिल्ड हो चुका होता है। तो वही है कि आप यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है आपकी कि आप फिर जब मेन एग्जाम में पहुंचते हैं, मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस, यू लेस यू ब्लीड इन द मेन वॉर। वही बात होगी। ओके। तो देवेंद्र सर, ये बताइए कि आपका एकेडमिक्स में क्या बैकग्राउंड रहा है, और टिल नाउ आपकी क्या जर्नी रही है? टिल नाउ यू आर मेंटरिंग एस्पिरेंट्स, तो आपकी क्या जर्नी रही है फ्रॉम एकेडमिक्स टिल नाउ? सर मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है। ओके। और उसके बाद मैंने 5 मेंस लिखे हैं। ओके। सीएसई के 2 मेंस मैंने फॉरेस्ट के लिखे हैं। ओके। 2 मेंस मैंने स्टेट के लिखे हैं। ओके।
CAPF क्वालिफाइड हूँ, मैंने सर्व भी किया है Okay. और फिर वहाँ से रिज़ाइन किया कुछ महीने बाद। ओके मैंने स्टेट में इंटरव्यू दिया हुआ है। Okay. तो मतलब होलिस्टिकली मेरे पास काफ़ी तजुर्बा डेवलप हो गया है। तो उसके बेसिस पे जो, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर नंबर रहता है ना, तो उसके उस बेसिस पे जो बच्चों को हम जो दे पाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। मेंस में हम स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में तो मतलब वो आंसर राइटिंग का कुछ ज्ञान ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। रीजन भी कि ठीक है, मतलब कोचिंग्स ध्यान नहीं देती है, तो वहीं से हम भी निकले, वहीं करोल बाग से, उसी फैक्ट्री से। तो एक भी आंसर नहीं लिखवा है पूरे फाउंडेशन में। फिर पहले अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स निकल रहा है तो पहला आंसर ही जो है प्रीलिम्स के बाद लिखा जा रहा है। हाँ, उसका रीज़न है ना, क्योंकि प्रीलिम्स लिखने के लिए मार्केट, उनके लिए प्रीलिम्स के लिए अट्रैक्ट करने मार्केट इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत बड़ी है। बिल्कुल। मेंस के लिए तो लिमिटेड लोग आएंगे, जो मेंस लिखेंगे वही उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनके पास। जिसका नहीं निकला है वो ज्वाइन चाहे कर ले, लेकिन वो पेपर लिखने जाते नहीं है बच्चे। तो वो अपनी मार्केटिंग एंगल से देखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ये रीजन हो सकता है कि काफी इंस्टीट्यूट ट्रेडिशनली मेंस आंसर राइटिंग में फोकस नहीं करते, प्रीलिम्स पे फोकस करते रहते हैं। एंड आई थिंक अगर प्रीलिम्स, कईयों का जो बच्चा हर साल प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि बिकॉज उसकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उसकी होलिस्टिक अप्रोच बहुत अच्छी है, और ये रीजन हो सकता है कि उनकी कट ऑफ से काफी अच्छे ज्यादा मार्क्स आते हैं प्रीलिम्स में। ओके, तो वही चीज है, मतलब तो होता क्या है, तो वही मतलब हमने जो सीखा, गलतियां करी तो बच्चे ना करें, तो उनको हम बताते हैं कि तुम लोग, होता क्या है एस्पिरेंट पीटी फोकस बहुत रहता है। जी, ठीक है, उसको बोल दो कि 2 आंसर लिख दो, 4 पन्ने भरो, वर्सेस की 100 क्वेश्चन को टिक लगा देगा, ठीक है, वो इजी टास्क होता है उसके। जी। तो एक ये चीज जो है ना, बैलेंस बना के काफी जो है फोकस करते रहते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इसी साइड पे। तो ये सब जो गलतियां हैं, जो तजुर्बा है, उसी को हम आगे देते हैं जामिया यूपी सोसाइटी से। तो यही चीज मैं बोलना चाहूँगा। एंड रिजवान सर, आपका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके अभी तक की जर्नी क्या रही है? जी, मैंने जामिया से बीटेक कंप्यूटर साइंस किया था, और फिर मैंने 6 साल मैंने आईटी सेक्टर में जॉब की थी। उसके बाद सडनली आई स्टार्टेड द यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड मैंने 3 बार यूपीएससी मेंस लिखा है, 1 बार फॉरेस्ट, एंड यूपीपीसीएस में 4 बार मैंने मेंस लिखा है, 1 बार इंटरव्यू भी दिया है। अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं है, लेकिन अब ये कहिए कि गलतियां हुई हैं या जो एक्सपीरियंस सीखने को मिला है, जी। इसमें हमने, या हमारे साथ देव सर या और हमारे टीम मेंबर्स हैं, हम लोगों ने सोचा जामिया यूपीएससी सोसाइटी के बारे में कि हमारे साथ जो इशू है, हम किस तरह से और स्टूडेंट को हम हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे देव सर ने बताया था कि जामिया में ऑलमोस्ट 18,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट है ऑलरेडी 100, ओनली 100। तो किस तरह से जो स्टूडेंट यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जेन्युइनली दे नीड द गाइडेंस, जी, दे नीड के हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमने स्टार्ट किया जामिया यूपीएससी सोसाइटी। और जामिया यूपीएससी सोसाइटी में हमने जामिया यूनिवर्सिटी में या इसके आसपास या दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कुछ कॉलेजेस में हमने आउटरीच प्रोग्राम किए हैं, जिसमें हम जाते हैं और बच्चों से डायरेक्ट मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। इस विजन के साथ हमने जामिया यूपीएससी सोसाइटी बनाई, और लगभग हमारे 6,000 मेंबर्स हो गए हैं इसमें। और अगर आप देखें तो बच्चे हमारी टीम से बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जिस तरह से हम उनकी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। इवन वहाँ पर आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, बच्चे आंसर लिखते हैं, हम उस पर फीडबैक देते हैं। मैं कई सारे बच्चों को पर्सनली अब ऐसा जानने लगा हूँ जिनको मैंने पिछले 3-4 महीने में काफी इम्प्रूवमेंट होते हुए देखा है। तो यही है हमारा सफर, मतलब तैयारी, और तैयारी के साथ अब टीचिंग की तरह, मतलब ये जामिया यूपीएससी सोसाइटी के थ्रू सोसाइटी को देने की तरफ। तो मतलब आपने मेरे पिछले सवाल से अगले सवाल का आंसर भी दे ही दिया है। तो देवेंद्र सर, आप बताइए कि जामिया यूपीएससी सोसाइटी एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कर रही है, जो बच्चों को क्या ऐसी कमी थी जो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो आप?
सर एक्चुअली है ना, जो कोचिंग इंडस्ट्री है, तो कोचिंग क्योंकि वो इंडस्ट्री बन चुकी है, कोच वर्ड से कोचिंग निकला, तो कोच ना होकर वो एक तरह से एक ओवरऑल देखा जाए 400-500 बच्चे बैठे हुए एक बैच में, फैकल्टी का आना, कुछ बोलना और फिर चले जाना, तो एक काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस होने लग गई है क्लासेस। कहीं तो मैंने सुना है कि 900 बच्चों का भी बैच चलता है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चों के पर्सनल डाउट्स और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। फैकल्टी का काम कंटेंट देना तो है, पर कंटेंट की आज कमी कहाँ है? आज यूट्यूब, ऑनलाइन, टेलीग्राम, इधर उधर कंटेंट अवेलेबल है। द ओनली पॉइंट इज दैट कि गाइडेंस और उस कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन, ये जो दो मेन पिलर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में वो मिसिंग है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्केल, वॉल्यूम ही इतना है कि वो कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो इंटेंशन भी हो उनके कि हाँ हम थोड़ा पर्सनली मेंटर कर दें, हम गाइड कर दें, हम डेली आंसर, हाँ, उनकी भी रिस्ट्रिक्शन है, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, अगर चाहे भी तो वो नहीं कर सकते, इंटेंशन होते हुए भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, वो क्वालिटी मैनेज ही नहीं हो पाती कि आप बोल दिया आपने डेली आंसर राइटिंग, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे 500 बच्चों में, 800 बच्चों में, 900 बच्चों में। तो वो चीज़ है कि कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है और गाइडेंस मिसिंग है। कंटेंट मिल रहा है तो कंटेंट तो ऑलरेडी वैसे भी है, लोग सेल्फ स्टडी से चले जाते हैं। ओके, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे जामिया आरसीए प्रोग्राम में नहीं एनरोल होते बट दे वांट टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ जामिया, यू नो हाउ इट वर्क्स एंड पेयर कैसे बच्चे कैसे पढ़ते हैं बाकी, और आरसी प्रोग्राम कैसे वर्क करते हैं, या वो सिमिलर एक्सपीरियंस अगर वो लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो दे कैन टेक इट थ्रू जामिया यूपीएससी सोसाइटी। जो पिछले 10-11 साल का जो विजडम जामिया आरसी का जो पास ऑन होता है विद जनरेशन, तो दैट हैज ऑलरेडी यू नो मेड अ काइंड ऑफ अ अमृत बन चुका है। वो टिप्स, ट्रिक्स, कुछ फिक्स चीजें है ही हैं जो हो गई है, वो हर साल इवॉल्व होते हुए और पास ऑन होता रहता है। तो वो चीज़ जो है वो बाहर जाती है जामिया यूपीएससी सोसाइटी एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है जो भी फ्री में ये कर। और सर यही नहीं कि जामिया यूपीएससी, जैसे आपने देव सर से भी पूछा था इंट्रोडक्शन, या मेरे से भी, तो हम दोनों ने एक पॉइंट मिस किया था कि हम दोनों अभी जामिया आरसीए में मेंटर्स भी हैं। ओके, हाँ, मतलब रिजॉर्ट है तो वहाँ मैंने एंथ्रोपोलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई है, मेंटरशिप प्रोवाइड की है, या अभी राइट नाउ यूपीपीसीएस के लिए। तो जो आपका जामिया आरसीए जो एक बच्चों को लगता है ना कि हाँ एक बड़ी चीज़ है, एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही लेकर आए हम फ्री ऑफ कॉस्ट जामिया यूपीएससी सोसाइटी। ओके, लेकिन अब देखिए हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। आप फॉर एग्जांपल हम बच्चों की नीड्स को ही कैटर करना चाह रहे हैं। जामिया यूपीएससी सोसाइटी के थ्रू हमने बच्चों के आंसर्स इवेलुएट किए, या बच्चे हमारे पास आए अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, बहुत अच्छी कोचिंग से भी बच्चे आए कि सर हमने वहाँ से क्लास की है लेकिन हमें इस तरह की गाइडेंस नहीं मिली, हम और फर्दर चाहते हैं। तो फिर हमने जामिया यूपीएससी सोसाइटी के अंदर से ही एक सोच डेवलप हुई। ओके, और उसको हमने कन्वर्ट किया बनो आईएएस के नाम से। बनो आईएएस को एक सोशल एंटरप्राइज के तौर पर हमने बनाया है, जिसमें ये कि हम किस तरह से बहुत जो आपको अब तक की बात हुई है कि जामिया आरसीए में इस तरह से गाइडेंस, या जामिया आरसीए में ये मेंटरशिप, या जामिया आरसीए में पीयर लर्निंग, उस चीज़ को एक जगह लेकर आए। ओके, और उस चीज़ को बहुत अफोर्डेबल और सस्टेनेबल वे में बच्चों के पास पहुंचा सके। तो आप अगर देखें तो इवेंट्स इस तरह से हैं कि जामिया आरसीए में हमारा होना, वहाँ से एक्सपीरियंस को लेना, बच्चों के लिए फ्री में उनके पास आउटरीच करना, और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाना। ये देखिए सस्टेनेबल वे, किसी भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने ये मॉडल हम इसके साथ आए हैं, जिसमें A to Z आप सारी चीज़ों को कवर करते हैं। ओके, तो देवेंद्र सर ये बताइए कि क्या यूपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग के हो सकती है घर बैठे हुए? जैसा मैंने बताया कि कंटेंट की तो कमी है नहीं जी, तो कंटेंट आपके पास डिसिप्लिन है, आप में उतना मोटिवेशन है कि आप उस कंसिस्टेंसी को मैच कर सकते हो, तो फिर गाइडेंस और कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन ले दे के हाथ पैर मार के आप कर लोगे। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इधर उधर भटक जाओगे, बट
जिसके पास वो लगन होती है, वो मोटिवेशन होता है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है वो आदमी। तो बस यही है कि उसमें भी कि अपने रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट रखें, बिकॉज इंटरनेट में बहुत कुछ अवेलेबल है, मार्केट में आज जाओगे जमाना बहुत ओवर कंटेंट का है। ओवर पहले जमाना था कंटेंट ही नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ साल पहले यूट्यूब पे हार्डली कोई वीडियो मिलती थी। तो और टॉपर स्टॉक बहुत सारी है, जी जी, सबके लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी वर्क करती जी है। जी जी। अब उसके लिए क्या करेंगे पता नहीं, वो इधर सुने उन्होंने एनसीईआरटी बोला था कि 6th 12th कीजिए, उन्होंने बोला कि बस यार 11th 12th करिए बाकी मत कीजिए, तो बच्चे के भी बहुत ज्ञान अवेलेबल है तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो एक ये चीज़ थोड़ा सा उसके साथ हो जाती है। तो होता है क्या, जनरली हमने देखा है कि सेल्फ स्टडी वाले भी जो बच्चे हैं तो बेचारे वो गाइडेंस के अभाव में और कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन ना करते हुए वो बस कंटेंट ही एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं, और जब अप्लाई नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। तो वो एक थोड़ी सी कमी देखी है सेल्फ स्टडी में। बट उनको थोड़ा बहुत अगर कोई उनका गॉडफादर हो, कोई गाइडेंस, कोई सही मेंटर मिल जाए, या एटलीस्ट जो मैं कहूँगा अपने एक्सपीरियंस है कि टेस्ट सीरीज जरूर करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या कि आप एक अच्छे आपको बैठकर लिखना आ जाए वो टाइम फ्रेम में। भी क्या है ना, मैं बताना चाहूँगा इसमें कि टेस्ट सीरीज क्या है कि आप चेक कर रहे हो खुद को कि अब कितना है आप, बट चेक तब आदमी वॉर में तभी उतरता है जब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पहले ही कर लेता है। जी 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 बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और आपने आंसर की प्रैक्टिस खुद से करी ही नहीं बिल्कुल, तो उसमें तो वो वेस्ट है वो पैसा। जी जी, उसमें आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उधर तो मारकाट चल रही है, आप पैसे मारकाट पहले ही हो जानी चाहिए और फिर जी 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 वहाँ पे हल्की सी बस पॉलिशिंग होनी चाहिए। पॉलिशिंग वो तो बस इसके लिए पॉलिशिंग के लिए, और मतलब एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है उसकी सिमुलेशन लेने के लिए 2 घंटे में 3 घंटे में वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। तो बट जिस बच्चे के पास डिसिप्लिन नहीं है, जिसके पास सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव सम काइंड ऑफ कोचिंग और स्ट्रक्चर्ड कोई प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशन वो ज्वाइन करे। क्योंकि अगर ऐसा है ना कि मोटिवेशन नहीं है, वो बैठेगा आज रील देखेगा किसी की 12th फेल वाली, तो लगेगा 2 दिन तक हाँ पढ़ा है, उसके बाद फिर नीचे तो वो ऐसे ऐसे ग्राफ चलता है उनका। चक्कर ये है कि आजकल इंटरनेट पे इतनी मोटिवेशन है ना कि मोटिवेशन भी मोटिवेट नहीं कर पा रही। एग्जैक्टली आप कितने लोगों की मोटिवेशन देख लोगे, सारा दिन तो मोटिवेशन देखने में निकल जाएगा। इवन मोटिवेशन में भी कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट, और जिस तरह से देव सर ने बोला है कि कंटेंट ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट, ये चीज और ज्यादा कंफ्यूज कर रही है स्टूडेंट्स को। तो आपका डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी और साथ में एक बेहतर गाइडेंस आपको मिल जाए, एक अच्छा मेंटर मिल जाए तो बहुत बढ़िया मिल जाए, तो आपकी जो एनर्जी इधर उधर डाइवर्ट हो, जो वेस्ट हो, उसको वो चैनलाइज कर देगा, और आप एक जो वेस्टेज की वजह से आपको जो टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, तो जब वो वेस्टेज कम होगा तो आप जल्दी अपनी बाहर के शोर से कोई आपको बचा ले। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक इंस्टीट्यूट है बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उसकी एक बच्ची उनकी बात हुई थी हमसे, हमारी बात होती रहती है बच्चों से सुसाइड टेलीग्राम कॉल और इधर उधर से। तो उन्होंने बताया कि सर जो है हमें वीक में एक बार आंसर लिखाया जाता है। अच्छा, वो भी चेक होके अपना समय लेता है, ठीक है, 4-5 दिन जो भी एक्सरसाइज। तो एक तो वीक में एक बार ही आंसर होना, ये थोड़ी सी गलती। पर दिक्कत क्या कि आपने कितने लिखे, जब मैंने पूछा कि सर मैंने तो अभी लिखना बंद कर दिया, मैं नहीं, क्यों, वीक में एक बार लिखा तो एटलीस्ट वो तो लिखो। कि किसी जो मेरे जो है कॉलेज के सीनियर है, तो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके, उन्होंने कहा कि पहले तुम जो है पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लो, कोर्स खत्म कर लो, उसके बाद लिखना। अच्छा, ठीक है। तो ये जो अजूबा होता है, ये गाइडेंस तो यहाँ भी मिली उसे, गलत गाइडेंस, तो ये बहुत चल रहा है आजकल कि हमारे सीनियर हमारे वो, ठीक है, उनसे जो लेंगे और फिर बर्बाद। जो कि ना कई बार मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में कहा जाता है कि कई मठाधीश बैठे हुए हैं जो अपनी ही गाइडेंस दे रहे हैं। बिल्कुल और ज्यादा नहीं, पर 1-2 लोग तो रिलीजियसली फॉलो करते हैं और उनके भी वो भी मठाधीश बन जाते हैं। लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे ऐसे 1-2 ज्ञानी पुरुष, ठीक है। और आप ये देखिए कि जैसे कि अब क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ भी हुआ, ठीक है, अब मुझे कोई बताने वाला नहीं, मैंने पूरा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ करोल बाग से फाउंडेशन किया, जहाँ पे लाइन लगती है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। पूरा उन्होंने एक भी आंसर कुछ भी नहीं लिखवाया अपने पूरे प्रोग्राम में, साल भर ना मुझे भनक लगी कि आंसर राइटिंग जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरा हुआ, बढ़िया पीटी दिया, बढ़िया नंबर अच्छे, ठीक है, पार किया,
फिर अब क्या, अब जो है 13 क्वेश्चन हो पा रहे हैं 3 घंटे में, 14 क्वेश्चन हो, अब वहाँ मार्केट 1 महीने पहले ही आदमी गिव अप कर देता है कि भैया इस बार नहीं होगा, अब जो है अगली बार की तैयारी करें। तो ये हुआ था मेरे साथ पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये जो मेरी फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपकी नींव अच्छी रखी जाए, तब एनर्जी बहुत होती है अगर सही गाइडेंस मिल जाए। हाँ। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा होता था कि 16 घंटे जो है लक्ष्मीकांत रगड़ देते थे इतना कि मतलब खत्म हो जाता है, नोट्स वोट सब बना लेते थे, 20 बार लक्ष्मीकांत। तो पर उसके बाद जब जैसे वो निकलता जाता समय, तो जो एनर्जी है ना, वो सर ने जो कहा कि उनकी एनर्जी जो आपने कहा हाई होती है, उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, तभी वो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल देगा वो बच्चा। पर दिक्कत ये है कि बच्चे को फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही पता लगता है कि हाँ भैया ये जरूरी था, तब तक वो जो है स्पाइन उसकी ढीली पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप पूछ लेंगे किसी से भी, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर अटेम्प्ट्स। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जितने ज्यादा अटेम्प्ट बढ़ेंगे, अब आप कोई 5-6 अटेम्प्ट वाले आदमी को 8 घंटे बैठना भी बहुत मुश्किल है। तो उसके पढ़ा हुआ है और एक्सटर्नल भी फैक्टर्स बहुत करते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो सेल्फ क्रिएटेड, तो अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, एज गुजर रही होती है, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई आइडिया नहीं होता। फिर वो है ना प्लान भी तुरंत पकड़ने लगता है, उसका पोटेंशियल था ए का, यूपीएससी का, अब वो जो है इधर उधर भटकेगा, और जब भटकने लगेगा तो बेचारा ना उससे ढंग से देख पाएगा, ये जो है ये जो बर्बादी है ना, ये जो इंडस्ट्री ने जो स्टार्टिंग से ही अगर ये चीज मतलब जब एनर्जीफुल ईयर्स होते हैं, बच्चा वो 20-21 साल का अगर कोई आ रहा है ग्रेजुएशन के बाद, नॉर्मली हम यही देखते हैं, तभी अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए और सही रास्ता मिल जाए ना, तो या तो यूपीएससी हो जाएगा या टाइम पे ही समझ आ जाएगा कि नहीं हो रहा है, क्या फैक्टर्स है। और अगर वो बंदा पूरे अटेम्प्ट दे के भी निकल रहा है तो वो उस बंदे के पास बहुत विजडम, बहुत एक्सपीरियंस है अपना शेयर करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपके 6 अटेम्प्ट गुजर चुके हो और आपके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना, तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, जो चीज होनी चाहिए ना। हाँ। वही मतलब, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत गाइड भी करते रहते हैं बनवाइस को कि भैया ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम, तो उस हिसाब से बनवाइस में वो सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई बनवाइस में आप ज्वाइन नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो आपसे वो जामिया यूपीएससी सोसाइटी के थ्रू मेंटरशिप ले सकता है, आपसे गाइडेंस ले सकता है। गाइडेंस पूरा अवेलेबल होता है कि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं हो पाती है। हाँ, अगर आज आपसे अगर वैसे मेंटरशिप चाहिए तो ठीक है, अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपसे चाहिए तो वो बनवाइस मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतनी वो है, तो हम बहुत प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट हाँ करते रहते कुछ ना कुछ। देखिए सर, जैसे कोई हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़ा है मेंटरशिप के लिए, तो हम सिर्फ ये नहीं कि उसको मेंटरशिप दे रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जामिया यूपीएससी सोसाइटी पर है, किसी स्टूडेंट ने आंसर लिखा, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर हम इवेलुएट करेंगे और देंगे, लेकिन एक जो पैरामीटर्स होते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, तो ट्रैकिंग आप हर स्टूडेंट की नहीं कर सकते। ट्रैकिंग आप उन्हीं स्टूडेंट की करेंगे जो आपके साथ कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आता है। जामिया यूपीएससी सोसाइटी में हमारे पास ऐसा होता है कि हम बहुत पॉडकास्ट भी करते हैं बच्चों की, मतलब पूरे हफ्ते में प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके एक साथ उनके एड्रेस करना, या फिर इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन डालेगा उसको एड्रेस करना। लेकिन जो एक प्रॉपर ट्रैकिंग है कि इसने ये आंसर लिखा था, इसको ये अपडेट कराना है, या इसका कंटेंट, कई बार क्या होता है ना, आप बच्चे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट के ऊपर हमने कोई क्वेश्चन पूछा, वो लिख देते हैं जो भी वो फंडामेंटल राइट के बारे में जानते हैं। तो यही है ना कि कंटेंट साथ में सही कंटेंट, सही प्रेजेंटेशन, सही ट्रैकिंग, और आपकी फिर जर्नी आसान। तो ये है हमारा जो बनवाइएस का प्रोग्राम। जैसे मैं बता दूं सर, ये जामिया यूपीएससी सोसाइटी का एक हमने सीसैट बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं दिक्कत, नासूर गले की हड्डी बन गई, ठीक है, मतलब तो ये हमने सीसैट पे कॉम्प्रिहेंशन से कैसे आप नियरली 60 मार्क्स ला सकते हो, बिना पैसेज पढ़े, 20 मिनट के अंदर बिना पैसेज पढ़े, कॉम्प्रिहेंशन के बस क्वेश्चन पढ़े, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, एंड वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक, मतलब 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैसा भी अगर आदमी होगा ना, तो 23-24 क्वेश्चन सही करेगा, सही करके आएगा, और उसी से उसके लाइक 57 to 60 मार्क्स आ जाएंगे। रेस्ट ऑफ द ही और शी कैन मैनेज फ्रॉम 66 लाने होते हैं,
लेट्स टेक इट 80s। एक हमारा बच्चा था, उसको मैंने बोला, उसको बताया मैंने, उसकी अब तू जाके सॉल्व कर। उसके मार्क्स आ रहे थे 96। फिर दो उसको लगा कि गलत है उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूट वगैरह की आंसर की से चेक की। अब यूपीएससी मैंने यूपीएससी चेक कर, तो उसके 26 में 26 कॉम्प्रिहेंशन से तो 100 प्लस आ रहा था उसका नंबर सीसैट के अंदर, और जबकि उसको बहुत डर लगता था। तो बोला कि सर अब सीसैट का हो गया। मैंने कहा अब मैं तसल्ली से जीएस की तरफ फोकस करता हूँ। तो रिजवान सर आप ये बताइए कि किसी भी एस्पिरेंट को अगर कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है तो किस पैरामीटर्स पे वो इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करे? बिकॉज किसी भी बच्चे को अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो 1 साल 10-12 महीने का कोर्स की डेडिकेशन देनी पड़ती है, हार्ड एंड मनी देना पड़ता है अपना, और अपनी काफ़ी उम्मीदें देनी पड़ती हैं। तो क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ समझ नहीं है, राइट? हर जगह फ़ोटोज़ लगी हुई हैं कि हमारे थ्रू ये बच्चे हुए हैं, ठीक है? तो उन एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होकर जाएं। क्या ऐसी चीज़ें देखिए एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने से पहले? देखिए, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना आपकी तैयारी का, जिस तरह से आपने एक डिसीजन ये लिया है मुझे तैयारी करनी है, जितना इम्पोर्टेंट वो डिसीजन है, उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही कैट का एक डिसीजन आया था जिसने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पेनल्टी लगाई थी कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करें। तो ये सच्चाई है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। तो व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू, देखिए स्टूडेंट को कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर उसको खुद पर्सनली रिसर्च करना होगा एक बेहतर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले वो देखे बैच साइज के बारे में, फिर देखे कि आपका जो करिकुलम है, जो कोर्स करिकुलम है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा होते हैं कि बहुत बल्कि नोट्स ही प्रोवाइड करा देते हैं, बहुत कलरफुल फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, और बच्चा स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्ट होता है कि एवरेज मतलब उनको सारी चीजें मिल रही हैं। बात ये नहीं कि आपको क्या चीजें नोट्स के फॉर्म में मिल रही हैं, आपको ये है कि आपको कौन पढ़ा रहा है और किस तरह से उस कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। और कंटेंट के डिलीवरी के बाद दो चीजें हैं आपके पास, प्रीलिम्स के लिए कि आप पीवाईक्यू कितने उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, दूसरा ये कि आपकी उसके बेस पे कुछ आंसर राइटिंग भी हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए आंसर राइटिंग सबसे बेहतर तो ये है कि आपका डेली एटलीस्ट एक आंसर आपका लिखवाया जाए। अगर वो भी नहीं है तो आपका एटलीस्ट वीकली प्रोग्राम एक होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट जो आपका बैच साइज, और फिर साथ ही साथ ये कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े बैच हैं, आपने ठीक है आपने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, क्या अब आपकी डाउट हो रही है तो आप किस तरह से फैकल्टी को रीच आउट कर सकते हैं? क्या फैकल्टी के रीच आउट कर सकते हैं या कुछ मेंटर असाइंड हैं आपके लिए, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। मेंटर्स में भी फिर ये देखना है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ उनको रीच आउट कर सकते हैं, आपकी डाउट्स को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि अगर वन वे ही कम्युनिकेशन करना है तो यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, क्यों मैं अपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए में खर्च करूं, टेलीग्राम पर वीडियो अवेलेबल है। ये पैसे इसलिए खर्च किए जा रहे हैं कि मुझे एक वहाँ बेहतर इन्वायरमेंट मिले, पीयर लर्निंग मिले, और साथ ही साथ मेरा 2 वे कम्युनिकेशन हो। तो जहां आपको ये सारी चीजें मिले, मैं कहूँगा कि आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। और बाकी इस पे ऐड करेंगे देव सर, तो मैं देव सर को कहूँगा कि प्लीज। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि कंटेंट जो है ना सब 19-20 वहीं पढ़ा रहे हैं। जी। कोई ऐसा तो फैकल्टी कुछ नहीं है कि हाँ उसने बहुत बड़ा ही अमृत ज्ञान दे दिया हो, ठीक है जी। ले देके वही इन्फ्लेशन क्या है वो भी वही बताने वाला है और वो भी वही बताने वाला है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत 19-20 जो बात कर लिया हमने, तो वो मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। कोई भी करंट अफेयर मैगजीन उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी कंटेंट उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूट का, सब सही बात ही बता रहे हैं, बिल्कुल गलत जो फैक्ट है वही बताया जाएगा, वो वही है, ठीक है। तो 19-20 ही है। द पॉइंट हियर इज दैट कि कितना बड़ा बैच साइज है, क्या 500 का है या 100 के आसपास भी है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसी है, हाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो, ठीक है। दूसरी चीज कि मेंटर नाम के लिए अवेलेबल है कि बस लिख दिया है कि हाँ मेंटरशिप। तो मेंटरशिप वर्ड ऐसा ट्रेंड में आ गया कि हर कोई मेंटरशिप वर्ड ऐड कर दे रहा है, हर कोई मेंटरशिप। अब वो कितना फ्रीक्वेंट है, जैसे सर ने बताया कि हाँ वीक में एक बार है या कभी भी जाके कभी भी, एक होता है कि बस कॉल और ईमेल पे कीजिए आप, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में यही होता है, ठीक है। ऑफलाइन मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, कब मिल पा रहे हैं। क्लास के 10 बाद मुझे आधा घंटा चाहिए मान लीजिए, क्लास से पहले आधा पौन घंटा चाहिए, क्योंकि मैं तो क्लास तभी आऊंगा जब क्लास का टाइमिंग होगा। अब मैं पहले आ जाऊँ फिर 2-3 घंटे अपने बर्बाद करके फिर क्लास ये तो होगा। फिर ये देखना होता है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन पे क्या काम चल रहा है। ज्ञान तो दे दिया, पढ़ा तो दिया, बिल्कुल, तो अब उस पे
ये पीवाई की और सिलेबस की इंपॉर्टेंस पे कोई ध्यान है? मतलब स्टार्ट ही लेक्चर बच्चे का वहां से होना चाहिए कि ये रहा तेरा सिलेबस, इसको तू बिल्कुल घोट के पी ले, ठीक है, और जो भी होगा उससे बाहर जाना ही नहीं है, और ये रहे तेरे पीवाई की, ठीक है। इससे जब तक पढ़ाया जाए उसको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पढ़ाया गया, तो उससे बताया गया कि हाँ ये देखो ये ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, मेंस का भी ऐसा, ये रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से, और ऐसे और क्वेश्चंस आ सकते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें ये आ सकता है। तो ये चीजें उसको बच्चे को, क्योंकि अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन से ही यूपीएससी जज करने वाला है, इस तरह की कितनी किताबें पढ़ी, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा, कितने घंटे तुम पढ़ के आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता, ये सब मैटर नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो है वो अगर है उस एक्चुअल अब मतलब फोकस करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, क्या वो आपकी हैबिट बना पा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग लिखने की और एमसीक्यू सॉल्व करने की, आपका वो स्टेमिना बढ़ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा काम होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, जंग तो एक्चुअल पेपर लिखने की है, नॉलेज की तो है ही नहीं है, राइट। वहां पे आपको कितनी भी नॉलेज हो, वर्ड्स तो लिमिटेड ही यूज करने हैं, टाइम भी लिमिटेड ही है, तो बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताऊंगा कि कई बच्चों को मैंने देखा है जो इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं और वहाँ कहा जाता है जी आपको हम डेली आंसर लिखवाएंगे, आपके इतने टेस्ट सीरीज को मिलेंगी, आपको आपका इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा, ये हमारे मेंटर हैं। लेकिन वो फीस लेने से पहले बहुत बातें होती हैं, लेकिन फीस लेने के बाद वो सब स्लो हो जाता है, ठीक है, जी जनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे यही है कि आप जाके डेमो क्लास में बैठो, आप फील करो उस कोर्स को, 2-4 क्लास बैठो, आंसर राइटिंग करो, ठीक है, मेंटर से मिल के देखो, ट्राई करो उस प्रोडक्ट को, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट पहले मतलब डेमो क्लास की डिमांड करें, और हो सके तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि पैसों को बोले 50-50 करके देंगे, इंस्टॉलमेंट में चले जाइए, ऑप्शन कि जो गया वो तो रिफंड नहीं होने वाला, या आप ये बात कर लीजिए कि अगर इतने दिन में मुझे चीजें नहीं समझ आई तो क्या आप मुझे रिफंड करेंगे। तो ये सारी चीजें देख के अगर बच्चा जाए तो आई थिंक एक सही सिलेक्शन हो, कंपैरेटिवली सही सिलेक्शन हो सकता है। अब क्यों ट्रेंड क्या हो गया कि डेमो क्लासेस को यूट्यूब पे डाल दिया जाता है, आप फोन करें डेमो क्लास में बैठते हैं, आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पे डेमो क्लास, जी जी जी। तो आप अगर ऑफलाइन जाना चाह रहे, एक तो इस चीज से बचिए कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से बचो, मतलब ऑनलाइन पे ऑनलाइन कोई एक आधा मॉड्यूल आप सप्लीमेंट नॉलेज कर सकते हैं अपनी, लेकिन पूरा थ्रू आउट प्रोसीजर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, जाके 2-3 क्लास में बैठो, वो मजा चखो, ठीक है, चखने के बाद तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब जी। तो ये मतलब मेरी पर्सनल राय है। तो थैंक यू रिजवान सर एंड देवेंद्र सर, आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि जामिया आरसी का प्रोग्राम कैसा होता है, और आप एज अ जामिया यूपीएससी सोसाइटी क्या क्या बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे मेंटर कर रहे हैं। आई होप हमारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, और किसी भी बच्चे को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप इनका इंस्टाग्राम पे पेज है जामिया यूपीएससी सोसाइटी, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं फॉर मेंटरिंग, फॉर मेंटरशिप, एंड आप अपनी जो भी क्वेरीज आप इनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।